क्या सबसे पहले जो स्क्रीन खुली थी ना उसी पे थे ला, मैं इस पे मैं कर सकती हूँ ना। सबसे पहले जो स्क्रीन खुली थी ना भैया इस पे थी। हाँ ये वाली। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताना बेटा एक बार। यस चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। आई थिंक संवहन वाला टॉपिक चल रहा था और उसमें कहाँ तक लिया था बता सकते हो मुझे। संवहन वाला टॉपिक कहाँ तक हुआ एक बार देखो। स्वीकृति का संवहन पढ़ लिया था, एग्जाम्पल करा दिया था। मुझे लग रहा है यहाँ तक हुआ था ना। अच्छा संवहन का जो टॉपिक है ना आपको करना यहीं से है, पीडीएफ से ही लेना है। अपन इसके एक क्वेश्चन करेंगे, एक जो आपके पास एग्जाम में आया हुआ है वो आपको यहीं से खोल के करवाऊंगी क्वेश्चन वाला। तो अभी अपन क्या समझ रहे हैं एक बार, खंडन। क्यों? क्योंकि संवहन और खंडन का क्वेश्चन मिक्स होके आता है, तो दोनों कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगी अपन को तब तक सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। संवहन के नियम एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था प्रस्ताव का संवहन, याद आ रहा है? प्रस्ताव का संवहन कब पूरा होता है? जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। फिर हमने पढ़ा स्वीकृति का संवहन। स्वीकृति का संवहन पहले पक्षकार प्रस्तावक के लिए कब पूरा होता है? जब दूसरा पक्षकार स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डाल दे। दूसरे पक्षकार स्वीकृता के लिए कब पूरा होगा? जब वह पत्र पहले पक्षकार को प्राप्त हो जाए। यही था रूल। अब क्या पढ़ रहे हो? खंडन। खंडन करना मतलब समाप्त करना। खंडन प्रस्ताव का भी हो सकता है और स्वीकृति का भी हो सकता है। तो अभी तो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर प्रस्ताव का खंडन कब तक किया जा सकता है। सोच के बताओ, प्रस्ताव को कब तक वापस लिया जा सकता है? अनुबंध कब बनेगा? स्वीकृति से पहले प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं नीलामी द्वारा विक्रय में, तो उसमें होता है ना कि बोली लगाना तो प्रस्ताव है और स्वीकृति क्या होती है? हथौड़ा मारकर स्वीकृति दी जाती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ हथौड़ा मारने से पहले बोली को वापस लिया जा सकता है? कह सकते हैं। अब ये पढ़ के देखो, आपने पूरा पॉइंट कवर कर लिया। भाई विलियम एंसन की बात याद करो बेटा। विलियम एंसन ने कहा था कि स्वीकृति प्रस्ताव के लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे बारूद के ढेर के लिए जलती हुई माचिस की तीली। अब एक बार बताओ कि अगर स्वीकृति मिल गई प्रस्ताव को तो समझौता बन गया। तो अब आप कुछ नहीं कर पाते, विस्फोट के बाद कोई विकल्प नहीं होता ना। तो इन्होंने क्या बोला, स्वीकृति से पहले प्रस्ताव का खंडन कर सकते हो, उससे बाद में नहीं हो सकता। अब आया अपना स्वीकृति का खंडन। स्वीकृति के खंडन का नियम ये कहता है, स्वीकृति की सूचना का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो। स्वीकृति की सूचना का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त होने से पहले स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। कैसे? देखो एक एग्जाम्पल से समझो। अभी जो पहले एग्जाम्पल लिया था ना अपन ने, बी ने अपनी स्वीकृति का पत्र डाला 20 मार्च को डाला, और ये स्वीकृति का पत्र हम सपोज करते हैं ए के पास पहुंचेगा कब? 30 मार्च को। तो आप विलियम एंसन का स्टेटमेंट याद करो,
कि अगर स्वीकृति को प्रस्ताव तक पहुंचने के रास्ते में रोक दिया गया तो कोई समझौता नहीं बनेगा, कोई विस्फोट नहीं होगा। याद आ रहा है? तो ये कहता है कि रास्ते में स्वीकृति को रोका जा सकता है। मतलब 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में मैं चाहूँ तो इस स्वीकृति का खंडन कर सकती हूँ। ठीक है, अब रूल क्या कहता है याद करो। अभी मैंने क्या बोला? स्वीकृति का खंडन कब तक किया जा सकता है? स्वीकृति का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो उससे पहले पहले इसका खंडन किया जा सकता है। मतलब 30 तारीख से पहले पहले इसका खंडन किया जा सकता है। आई थिंक समझ में आई ये चीज़, है ना? तो 20 से 30 के बीच में इसका खंडन हो सकता है। ये दोनों बातें समझ में आ गई, कब तक खंडन किया जा सकता है। अब आ रहे हैं हमारे खंडन के नियम। खंडन का संवहन। खंडन का संवहन, देखो प्रस्ताव का संवहन पढ़ा, स्वीकृति का संवहन पढ़ा, अब किसका पढ़ रहे हो? खंडन का संवहन। खंडन का संवहन भाई, खंडन प्रस्ताव का भी हो सकता है और खंडन स्वीकृति का भी हो सकता है ना। दोनों के लिए नियम सेम है। नियम क्या कहता है कि जो व्यक्ति खंडन करेगा उस व्यक्ति के प्रति जो ऐसा करता है, मतलब जो खंडन करता है, जो व्यक्ति खंडन करता है उसके लिए नियम ये लगेगा। जैसे प्रस्ताव है तो प्रस्ताव का खंडन कौन कर सकता है? जिसने प्रस्ताव दिया है, प्रस्तावक। और स्वीकृति का खंडन है तो कौन कर सकता है? स्वीकारक। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? तो जो व्यक्ति खंडन करेगा उसके लिए कब होगा? जब वो खंडन का पत्र पोस्ट में डालेगा। जब वो खंडन का पत्र पोस्ट में डालेगा। और दूसरे पक्षकार के लिए कब पूरा होगा? जब वो खंडन का पत्र उसकी जानकारी में आ जाए। जो खंडन करेगा उसके लिए जब खंडन का पत्र पोस्ट में डाले, दूसरे पक्षकार के लिए जब उसे वह खंडन का पत्र प्राप्त हो। ये रूल है। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रस्ताव के खंडन की, पहले उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने बी को बेटा प्रस्ताव दिया। कब दिया? 1 मार्च को दिया। फिर इसको लगा कि मैंने एक गलत प्रस्ताव दे दिया, अब मैं क्या कर दूँ? इसका खंडन कर दूँ। तो इसने सपोज करो 1 मार्च को जो प्रस्ताव दिया था वो दिया था पोस्ट द्वारा। तो अब ये क्या करता है? 2 मार्च को खंडन का पत्र, किसका खंडन? प्रस्ताव का खंडन। प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक ही कर सकता है, यानी कि ए ने खंडन का पत्र डाल दिया इस बार स्पीड पोस्ट में। भाई ये पहले पहुंचाना पड़ेगा। विलियम एंसन की बात याद करो, एक बार स्वीकृति मिल गई तो कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसे पहले पहुंचाना है। तो इसलिए इस बार किससे भेजा? स्पीड पोस्ट से। और अगर स्पीड पोस्ट से भेजा है तो मैं मानती हूँ ये खंडन का पत्र पहले पहुंचेगा। और ये खंडन का पत्र पहुंच गया बी के पास 3 मार्च को। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, नियम लगाने हैं आपको। जो खंडन करता है, प्रस्ताव का खंडन किसने किया? ए ने या बी ने? ए ने। तो जो खंडन करता है उसके लिए कब पूरा हुआ? खंडन का पत्र पोस्ट में कब डाला है? 2 मार्च। और दूसरे पक्षकार के लिए कब पूरा होगा? 3 मार्च, जब उसे पत्र प्राप्त हो गया। आई थिंक क्लियर है ना ये चीज? अब यही चीज तुम्हें लगानी है किस पे? स्वीकृति पे। मैंने कहा ना खंडन के नियम बेटा सेम है, चाहे वो प्रस्ताव का खंडन हो चाहे स्वीकृति का। अब खंडन देखने जा रहे हैं स्वीकृति का। बी ने बेटा स्वीकृति दी थी अपने एग्जाम्पल में कब? 20 मार्च को। किसके द्वारा? पोस्ट के द्वारा। अब क्या है, 22 मार्च को इसको फील हुआ कि मैंने गलत स्वीकृति दे दी। अब ये डाल रहा है स्वीकृति के खंडन का पत्र, और किसी इससे तेज माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो इस बार किससे भेज रहा है? स्पीड पोस्ट से। बी ने ये पत्र भेजा स्पीड पोस्ट से 22 मार्च को। अब ये स्पीड पोस्ट से तो मानेंगे कि 30 से तो पहले पहुंच जाएगा। कब पहुंच गया ये? 28 मार्च को ये लेटर रिसीव हो गया किसको? ए को। अब आपको बताना है कि स्वीकृति के खंडन का संबंध कब पूरा हुआ। जो खंडन करता है उसके लिए, यानी स्वीकृति का खंडन है तो कौन करेगा? ए या बी? बी। जिसने स्वीकृति दी है वही तो खंडन करेगा। तो स्वीकृति का खंडन जो पक्षकार खंडन करता है उसके लिए खंडन का पत्र पोस्ट में कब डाला? दूसरे पक्षकार के जब लिए उसे ये पत्र प्राप्त हो जाए। कब? क्लियर है क्या बताओ? समझ आ गई ये चीज? तो जो खंडन करेगा उसके लिए तो जब खंडन का पत्र पोस्ट में डाले, और दूसरे पक्षकार के लिए जब उसे वह खंडन का पत्र प्राप्त हो जाए। अब आप एक बार डेट चेक कर लो, आपकी यही आई थी क्या? मैंने लिख नहीं रखी क्या यहाँ पे कहीं भी?
आप लिख लो कहीं भी, फिर यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना पीडीएफ में आपको प्रस्ताव के खंडन का, प्रस्ताव के खंडन में लिख लेना साइड में। ए के लिए 2 मार्च और बी के लिए 3 मार्च, डेट डाल लो, आंसर ही आएगा। ए के लिए 2 मार्च को पूरा हुआ और बी के लिए 3 मार्च को, यही किया हमने अभी भी। और स्वीकृति के खंडन वाले एग्जाम्पल में बी के लिए 22 मार्च था, है ना? हाँ तो बोलो। और ए के लिए क्या था? 28 मार्च था। ये तुम्हारा स्वीकृति का खंडन है। अपने एग्जाम्पल में ये डेट आएंगे। और ये प्रस्ताव का खंडन है। जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है उसका आंसर ये आएगा। क्लियर है ना सबको? समझ आ गई सबको बात? एक क्वेश्चन कराऊं इसका, पास्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार ना। आई थिंक जनवरी 2021 में आया था। एक बार हुआ था कोविड के चक्कर में बेटा। क्वेश्चन नंबर कहाँ सा था? इसमें स्क्रॉलिंग नहीं होगी एक्चुअली। ये वाला पर क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन एक बार इस टॉपिक पे पूछा गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो हमें करना है। क्या लिखा हुआ है देखो। श्री बी ने श्री एस को डाक द्वारा अपना घर 10 लाख में बेचने के लिए एक प्रस्ताव 10 अप्रैल को तो इसने प्रस्ताव बी ने भेजा है। यह पत्र 12 अप्रैल को पहुंचता है और 13 अप्रैल को पढ़ा जाता है। अब तुम 12 लोगे या 13 लोगे? 13 जब जानकारी में आए, याद आ रहा है? ठीक है, अब देखो क्या बोला। श्री एस 16 अप्रैल को अपनी स्वीकृति भेज रहे हैं पत्र द्वारा। वह पत्र श्री बी तक 20 अप्रैल को पहुंच जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को श्री एस ने अपना विचार बदल लिया, टेलीग्राम भेजकर स्वीकृति को वापस ले लिया और ये टेलीग्राम पहुंच रहा है 19 अप्रैल को। मतलब खंडन का जो टेलीग्राम है वो पहले पहुंच रहा है बेटा और स्वीकृति का बाद में पहुंच रहा है। तो क्या वैध मानोगे, खंडन या स्वीकृति? खंडन। जो लेटर पहले पहुंचेगा, जो लेटर पहले पहुंचेगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है आपको बताना है। किस तारीख को बी के द्वारा स्थापित प्रस्ताव पूरा होगा, यानी प्रस्ताव का संबंध कब पूरा होगा? 13 तारीख। प्रस्ताव का संबंध पूरा होता है जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। बी की जानकारी में कब आएगा? 13 अप्रैल। याद समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ। सेकंड क्वेश्चन, स्वीकृति वैध है या नहीं है बताओ? नहीं है। क्यों? क्योंकि खंडन वैध है। देखो, आप खंडन का पत्र पहले पहुंचाना तो स्वीकृति वैध नहीं है। अब तीसरा बताओ। अगर दोनों एक साथ पहुंचते तो क्या होता? नियम सुनो क्या कहता है कि अगर दोनों पत्र जो है एक साथ पहुंच जाए, एक तरफ तो स्वीकृति का पत्र है और एक खंडन का है, दोनों एक साथ पहुंचे तो क्या माना जाता है? विच एवर इज रेड फर्स्ट, जो भी पहले पढ़ा जाता है, ये नियम है। ठीक है, और एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति पहले क्या पढ़ेगा? है ना, इसको इंग्लिश में टेलीग्राम बोलते हैं। ये अपने टेलीग्राम चैनल जो आजकल यूज करते हो उससे बहुत डिफरेंट है। पहले चला करता था कॉन्सेप्ट तार, बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन होती थी तो उसमें भेजते थे, एक लाइन में सारी इन्फॉर्मेशन लिख के भेज दी, अर्जेंट वाली, है ना। तो नॉर्मल पर्सन को एक चिट्ठी मिले और एक तार मिले तो वो पहले किसको पढ़ता है? तार को पढ़ता है। ठीक है, लेकिन आपको दोनों अवधारणाएं देके आनी है कि अगर उसने खंडन का पत्र पहले पढ़ा तो खंडन वैध माना जाएगा, और अगर उसने स्वीकृति का पत्र पहले पढ़ा तो स्वीकृति वैध मानी जाएगी। लिख के दोनों चीजें आनी है, लिख के दोनों चीजें आनी है। समझ आई चीज की नहीं आई मुझे बताओ? कर लोगे? जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, कहीं लिख लो। जनवरी 2021 थर्ड का सी पार्ट साइट पे अवेलेबल है, आईसीआई की साइट पे
अवेलेबल है। 3rd C है ये आपका क्वेश्चन। इनकेस आप कभी दोबारा देखना चाहो तो पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये आपका, जो मैंने अभी आपको करवाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से आ सकता है। इस टॉपिक पे कर लोगे, हो जाएगा ना? चल ऐसा ही आता है, मतलब इस पे आएगा टॉपिक पे। तो अपन ने क्या किया, खंडन वाला टॉपिक पूरा कर लिया। अब विखंडन के तरीके दिए हुए हैं। स्क्रॉलिंग नहीं होती इसमें। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए बेटा यहाँ पर, कुछ मैं आपको टिक लगवा रही हूँ। एमसीसी वाली बुकलेट मिली है ना आपको, कुछ सिंपल सिंपल तो मैं आपको टिक लगवा रही हूँ, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 टिक लगा लो, सामाजिक ठहराव। माधुरी दीक्षित वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, 2 कर लेना, 3rd भी आप आराम से कर सकते हो। फादर ने बेटे को बोला फर्स्ट टाइम में सीए फाउंडेशन पास कर लिया, इतने रुपए देंगे। पारिवारिक ठहराव है कि नहीं है? और आईसीआई क्या बोलेगा? सामाजिक ठहराव। केस का नाम बालफर बनाम बालफर, पढ़ा था ना? तो वही चीज़ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, बस में बैठ गया, कोई अनुबंध बना। बस वाले सारे अनुबंध गर्भित अनुबंध है। गर्भित अनुबंध ये किसकी? नहीं, धारा 9 याद करने की जरूरत नहीं है आपको। शंभू दयाल वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ये वाला करना है क्वेश्चन नंबर 8, ये अपन अभी कर रहे हैं। ए अपनी पुरानी कार बी को 40,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव इस शर्त पर करता है कि यदि वह 1 सप्ताह के भीतर कोई उत्तर नहीं देता तो ए मान लेगा कि उसे कार खरीदने का प्रस्ताव मान लिया है। क्या ए की स्थिति सही है? आपका क्या जवाब होगा यदि बी अपनी स्वीकृति 1 सप्ताह के बाद भेजता है? देखो 2 केसेस डील किए, एक तो फेल्ट हाउस बनाम बिंदले। मात्र चुप रहना स्वीकृति नहीं है बेटा। टॉपिक तो 2 जगह कवर हो सकता था। एक तो प्रस्ताव में भी पॉइंट था ना, प्रस्ताव में ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसे पूरा ना करना स्वीकृति माना जाएगा, याद आ रहा है? और दूसरा अपन स्वीकृति में ले जाते तो क्या है कि सामान्यतः चुप रहना स्वीकृति नहीं है जब तक कि प्रस्ताव ग्रहीता अपने आचरण द्वारा यह संकेत ना दे दे कि उसकी स्वीकृति, उसका चुप रहना ही स्वीकृति के समतुल्य है। याद आ रहा है? हम किस में लेके जाएंगे ये पॉइंट, कभी भी आया तो किस में लाना? स्वीकृति में। क्यों? इसके लिए अपन ने केस पढ़ा था ना, वो चाचा भतीजे वाला, फेल्ट हाउस बनाम बिंदले। तो हमारा आंसर अच्छा हो जाएगा। हम इसे प्रस्ताव में नहीं, हमेशा किस में लेके जाते हैं? स्वीकृति में। स्वीकृति का नियम था ना, मात्र चुप रहना स्वीकृति नहीं है, उसमें लेके जाना। फिर स्वीकृति 1 सप्ताह के बाद भेजता है। हमने बोला स्वीकृति निर्धारित समय अवधि निर्धारित नहीं है तो उचित समय में दी जानी चाहिए। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? एक केस पढ़ाया था, राम्स गेट विक्टोरिया होटल बनाम मोंटेफियोरे। जून में आवेदन मंगा लिया था कंपनी ने, अंशों का आवंटन किया था नवंबर में जाके। इन्वेस्टर मना कर सकता है, याद आ रहा है? तो वही चीज़ है, स्वीकृति दी जानी चाहिए निर्दिष्ट समय में। निर्दिष्ट समय बीतने के बाद में स्वीकृति देते हो तो अनुबंध में परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है? और केस का नाम दे दिया अपन ने, राम्स गेट विक्टोरिया होटल बनाम मोंटेफियोरे। समझ आई बात की नहीं है? बताओ। ये दोनों केसेस पढ़े हुए थे अपने। ये दोनों भी तुम्हारे को पढ़ाए हुए हैं। इसमें 2 0 कम कर दो, कुछ याद आ जाएगा तुम्हें, और इसमें 1 0 बढ़ा दो। नील वर्सेस मेरिट याद आया? और ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बाहुलाल। अच्छा, इसमें आप एक्सप्लेन क्या करके आओगे? सेकंड वाला पॉइंट याद आ रहा है? स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया था कि अब ये पॉइंट कहाँ ले लिया गया है? पूर्ण तथा शर्त रहित में ले लिया गया है। तो अब आप सेकंड पॉइंट डिस्क्राइब करके आना। ये तो कर रहा है 3rd पॉइंट, ये वाला जो दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है? 3rd पॉइंट। क्यों? क्योंकि पहले ये चीज़ कहाँ दी हुई थी? 3rd पॉइंट में ही दी हुई थी। आप वो पुराने वाली मॉड्यूल में देखो, उसमें 3rd पॉइंट में ही है।
अब ये किस में डाल दी गई, सेकंड पॉइंट में, और सही भी वही है। तो आपको क्या दे के आना है, लिख लेना कहीं भी, पॉइंट नंबर 2 दे के आना, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए, ये पॉइंट आएगा इसके अंदर। अब ये आंसर आया तो यही आंसर जाएगा, पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए, उसके बारे में बताना और आंसर लिख देना। समझ आ गई बात? क्वेश्चन नंबर तो देख के बेटा बता सकती हूँ। 9th, यहाँ से यहाँ तक तो रीडिंग लगा लेना अच्छे से, क्या ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट ये तो लगाना एमसीसी बुकलेट से, ठीक है। और ये डिस्क्राइब करके आना पड़ेगा, तो क्या डिस्क्राइब करोगे, पॉइंट नंबर 2, कि पहले पॉइंट नंबर 3 होता था तो आंसर में वो गया, लेकिन अब क्या लगेगा, पॉइंट नंबर 2 लगेगा। केस मैंने आपको समझा ही रखा है कि सशर्त स्वीकृति होती है वो वैध नहीं मानी जाती, विपरीत प्रस्ताव बना देगी। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो। रामास्वामी अपना घर रामानाथन को बेचने का प्रस्ताव करता है। रामानाथन डाक द्वारा अपनी स्वीकृति भेज देता है। अगले दिन रामानाथन तार बेचकर अपनी स्वीकृति को वापस ले लेता है। निम्न परिस्थितियों में आपको जांच करनी है कि अगर निरस्ती का तार पहले प्राप्त हुआ तो क्या होगा, खंडन वैध माना जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों एक ही समय प्राप्त हो तो क्या होगा, जो पहले पढ़ा जाए। अगर वो स्वीकृति का पत्र पहले पढ़ेगा तो स्वीकृति वैध, और अगर निरस्तीकरण का पहले पढ़ेगा तो खंडन वैध, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये चीज़ें तुम्हें दे रखी हैं, आप चाहो तो जो सम्मान का नियम पढ़ा था वो आप दे सकते हो। समस्या संप्रेषण और स्वीकृति के समय तथा अस्वीकृति के समय पर आधारित है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार स्वीकृति का संप्रेषण ही स्वीकृति को पूर्ण करता है। क्या कहना चाहते हैं, स्वीकृति के संवहन के नियम दे आना, ये तुम्हें पढ़ाए ना, 2 नियम थे ना, प्रस्तावक के लिए कब पूरा होता है और प्रस्ताव ग्रहीता के लिए कब पूरा होता है, तो वो नियम दे देना। फिर क्या लिखना है, उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ के अनुसार रामानाथन द्वारा स्वीकृति को निरस्त किया जाना वैध है। दूसरा, यदि रामास्वामी तार को पहले खोलता है, सामान्यतः किसी भी ठीक सोच वाले व्यक्ति द्वारा यही किया जाएगा क्योंकि तार पहले पढ़ा जाता है, ठीक है, और पढ़ लेता है तो स्वीकृति निरस्त मानी जाएगी। लेकिन अगर पत्र को पहले खोलता है और पढ़ लेता है तो स्वीकृति की निरस्तता संभव नहीं है। अब ये क्या बन गया बेटा, अनुबंध बन गया। आई थिंक क्लियर हुई चीज़ की नहीं हुई, बताओ मुझे। इसका वैधानिक प्रावधान थोड़ा मुश्किल दिया हुआ है, इसका वैधानिक प्रावधान थोड़ा सा मुश्किल दिया हुआ है। आप क्या करना, स्वीकृति के संवहन का नियम लिखाना। और धारा कौन सी है, धारा नंबर 4। क्या दिया इसने, स्वीकृति के संवहन ही स्वीकृति को पूरा करता है, स्वीकारकर्ता के बदले कब पूरा होता है, सेकंड पार्टी है ना स्वीकारकर्ता, तो इसके लिए कब पूरा होता है, जब पहली पार्टी की जानकारी में आ जाए। आप तो दोनों नियम लिखाना। फिर क्या लिखा, स्वीकृति को कभी भी खंडित किया जा सकता है, कब, स्वीकृति का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो उससे पहले पहले इसे खंडित किया जा सकता है। ये लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट दी हुई है यहाँ पर, ये चाहो तो मैंने बताया उस तरीके से ले लेना। हो जाएगा क्या बेटा, बताओ। ये करवा दिया था ना 12 नंबर वाला, तो बता दिया था आपको, दिया था शायद, मिस लवली वाला, है ना। तो आई थिंक यहाँ तक के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब दोबारा आ रहे हैं एक बार, खंडन के तरीके। खंडन के तरीके, खंडन किस किस तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या कहता है, सूचना द्वारा। मैंने आपको प्रस्ताव दिया, मुझे मेरा प्रस्ताव वापस लेना है, आपको सूचित कर दो, सूचना द्वारा खंडन हो सकता है ना। तो पहला तरीका क्या है, नोटिस द्वारा यानी सूचना देकर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है, समय अवधि बीत जाए, स्वीकृति देनी है निर्धारित समय अवधि, निर्धारित समय अवधि नहीं दी हुई है तो उचित समय अवधि, ठीक है। और वही वाला केस आएगा यहाँ पर, राम्सगेट विक्टोरिया होटल बनाम मोंटेफियोरे, जून में आवेदन, नवंबर में आवंटन, इन्वेस्टर मना कर सकता है, पढ़ा था ना। फिर आएगा किसी पूर्व शर्त को पूरा ना करना,
प्रस्ताव में बेटा साथ में कोई शर्त जुड़ी हुई है, तो वो प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा ना जब आप उस शर्त को पूरा करोगे। अगर आपने शर्त पूरी नहीं करी तो विखंडन ही मान लूँ। तो वही चीज़ है, ए ने बी से बोला कि मैं अपना घर तुम्हें 10 लाख में बेचने को तैयार हूँ, बस शर्त है तुम भी अपना घर मुझे पट्टे पर दे दो। शर्त लगा दी। प्रस्ताव में शर्त हो सकती है, स्वीकृति में नहीं हो सकती। पर ये प्रस्ताव स्वीकार कब होगा? जब ये शर्त पूरी हो। अगर बी अपना लैंड पट्टे पे नहीं देना चाहता तो ए का प्रस्ताव ऑटोमेटिकली खंडित हो जाएगा। मृत्यु या पागलपन, जो व्यक्तिगत योग्यता के अनुबंध हैं प्रस्तावक को खुद को पूरे करने पड़ते हैं, उनकी जगह कोई और पूरा नहीं कर सकता। तो ये क्या है, जैसे ही प्रस्तावक की या मृत्यु होगी या वो पागल हो जाएगा तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। प्रति प्रस्ताव द्वारा कैसे भाई? आपने पढ़ा था विपरीत प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव में अनुबंध नहीं बनता तो खंडन ही मान ले। अगर अनुबंध नहीं बनता तो खंडन ही मानेंगे ना। तो प्रति प्रस्ताव द्वारा निर्धारित तरीके से स्वीकृति ना देकर, आपसे क्या गया था, स्वीकृति देनी है किसके द्वारा? पोस्ट के द्वारा, सॉरी स्वीकृति देनी है फैक्स के द्वारा, और आपने डाल दिया लेटर पोस्ट में। बंदा कह देगा ना मुझे ज़रूरी था, जल्दी चाहिए थी, तुमने ज़्यादा समय लगा दिया और मैं निरस्त कर रहा हूँ। आपने स्वीकृति निर्धारित तरीके से नहीं दी, मना कर सकता है ना। तो इन्होंने बोला निर्धारित तरीके से प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दोगे तो खंडन माना जाएगा। तदुपरांत यानी बाद में, तदुपरांत मतलब बाद में, अवैधानिक होने के कारण। भाई कल तक जो चीज़ बेटा लीगल थी आज हो गई इलीगल, तो ऐसा सिर्फ दो सिचुएशन में हो सकता है, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी नीतियों में ही परिवर्तन आ जाए, या फिर क्या हो गया कानून में परिवर्तन आ गया। जैसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन। जैसे ही मोदी जी का अनाउंसमेंट आया कि 500,000 के रोड लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उसके बाद से क्या हुआ, जो चीज़ कल तक वैध थी आज अवैध मान ली गई। ऐसा सिर्फ कब हो सकता है, जब कानून में ही परिवर्तन आ जाए। जैसे ए ने बी को प्रस्ताव दिया कि वह उसे केमिकल की डिलीवरी दे देगा, सुपुर्दगी दे देगा, ठीक है। हुआ क्या, एक कानून पास हुआ जिसमें इस केमिकल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अवैधानिक हो गया ना ये। अब तो अपने आप ही खंडन मान लो, जो चीज़ अवैध है उसकी सुपुर्दगी दे तो नहीं पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। खंडन के तरीके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। विखंडन के तरीके आईसीआई से भी करेंगे इसको अभी। सम्मान का टॉपिक आप मेरे नोट से ले लेना, आपको इजी पड़ेगी लैंग्वेज, यहाँ से बेटा डिफिकल्ट पड़ेगा। और ये खंडन वगैरह ये पूरा टॉपिक नोट से ले लेना, सारे क्वेश्चन इसमें मेरी गारंटी कवर हो जाते हैं तुम्हारे। इसमें से एक टॉपिक तो ये लेना बाकी है, खंडन के तरीके। ये समरी चल रही ना, समरी से पहले ही आएगा। पेज नंबर 1.25 पे देखना बेटा, प्रस्ताव के विखंडन के तरीके दिए हुए हैं, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। यहाँ पे थ्योरी आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन इंटर लेवल पे एक बार पूछा हुआ है थ्योरी में कि प्रस्ताव के विखंडन के तरीके बताइए, लॉन्ग में आया हुआ है। तो क्या चीज़ दी है देखो, पहला तो क्या हो गया, नोटिस द्वारा यानी कि सूचना देकर। दूसरा समय बीत जाने पर, तो समय बीत जाने पे क्या दिया है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। समय बीतने पर आ रहा है ना पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वीकृति के लिए समय खत्म हो सकता है यदि स्वीकृति को कैसे देना है, या तो निर्दिष्ट समय में, और समय नहीं दिया तो क्या, उचित समय। तो उचित समय में स्वीकृति नहीं दोगे तो क्या मान लेंगे, प्रस्ताव का विखंडन मान लेंगे।
केस का नाम राम्सगेट विक्टोरिया होटल बनाम मॉन्टेफिओरे। मामले में निर्णय दिया गया कि वह व्यक्ति जिसे जून में अंशों के लिए आवेदन दिया था नवंबर में किए गए आवंटन से बाध्य नहीं है। यहीं तक का मैटर लेना है, मत लिया। आज के दिन बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम बना दिए गए हैं कि आपको एक समय सीमा के अंदर आवंटन करना ही पड़ता है। पर ये केस लॉ लीडिंग है तो हम इसे एक को कर लेते हैं, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या आ रहा है देखो, किसी पूर्व शर्त का पूरा ना करना। किसी पूर्व शर्त को पूरा ना करना, इसका मतलब क्या है वो देखो। जहां स्वीकारक स्वीकृति से पूर्व किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहा है तो प्रस्ताव विखंडित हो जाता है। ठीक है, जैसा पहले ही बताया गया है, स्वीकृति से पूर्व कोई भी शर्त किसी भी दायित्व को अस्तित्व में आने से रोकती है जब तक कि शर्त पूरी नहीं कर दी जाती। मान ले कि आप अपने मकान को बा को 5 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखता है, बशर्ते कि ब अपनी जमीन का पट्टा आके नाम करे। यदि ब भूमि का पट्टा करने से मना करता है तो स्वतः ही प्रस्ताव का खंडन हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं आई बताई? जितना अंडरलाइन करवाया इतना कर लेना, बस बहुत है। मृत्यु या पागलपन द्वारा, प्रस्तावक की मृत्यु हो जाए या वह पागल हो जाए तो स्वतः ही विखंडन हो जाएगा। लेकिन केवल कब? जब यह चीज स्वीकारक की जानकारी में आ जाए। ये नहीं भी लिखोगे, यहाँ तक भी लिखोगे तो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। प्रति प्रस्ताव द्वारा, निर्धारित या तय किए गए तरीके से स्वीकृति ना देने के द्वारा, तदोपरांत अवैधानिकता के द्वारा। यही पॉइंट पढ़े थे बेटा अपन ने, यही पढ़े थे। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और बनता है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपके यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको लिखवा ही देती हूँ कि कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो बता देती हूँ दिया हुआ कहाँ है। ये लिली वाइट वाला चल रहा है और ये चल रहा है मुकुल दत्ता, ये वाला विशेष शर्तों का सम्मान करके एक हेडिंग आती है आपकी बुक में, जिसको मैं आपको समझा रही हूँ और शॉर्ट में लिखवाऊंगी आपकी कॉपी में। हेडिंग डालना विशेष शर्तों का सम्मान, विशेष शर्तों का सम्मान। यूनिट 1 बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट है, एक एक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से मैंने कंप्लीट कराया वैसे कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर सम्मान के नियम आपको कॉपी से करवाए पीडीएफ से, तो आप वहाँ से कर लेना। विशेष शर्तों का संवहन, अब पहले इसको समझेंगे, उसके बाद आप लिखना। एक चीज़ का आंसर करो बेटा। अपन ट्रैवल करते हैं, अपन बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से करते हैं, प्लेन से करते हैं, तो जो टिकट होती है ना, टिकट के पीछे कुछ शर्तें लिखी हुई होती है ना। तो कई बार तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में भी लिखी हुई होती है, कई बार कंप्यूटराइज फॉर्म में होती हैं, कई बार आपको बताई जाती हैं, और कई बार क्या होता है गर्भित रूप से सिर्फ आपको शांत तरीके से टैसिटली बता दी जाती है, और आप उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं समझते। बिना पढ़े ही अपन क्या करते हैं, टिकट खरीद लेते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर, अगर कल को कोई गड़बड़ हो गई तो क्या माना जाएगा कि ये टिकट की जो शर्तें हैं ना वो आप पे बाध्य हैं, चाहे आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। क्या माना जाएगा, ना सिर्फ आपने पढ़ा है बल्कि समझा भी है, और पढ़ने और समझने के बाद आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। कई बार क्या होता है, ये इंडियन एयरलाइन, ये एयरलाइंस वगैरह के जो नोटिस बोर्ड होते हैं उन पर डिस्प्ले कर दी जाती है, तो भी क्या माना जाता है, कस्टमर्स को इनकी जानकारी है। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल से बताती हूँ, ये ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं ना, तो टिकट में एक लिखी हुई होती है शर्त कि आपका अगर कोई लगेज खो जाता है तो रेलवे डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। एक ट्रैवल कर रहा था टिकट उस पर ट्रेन के थ्रू, उसका लगेज खो गया, उसकी अटैची उतर गई वहाँ पे, कहीं पे किसी ने उतार ली, तो क्या केस फाइल कर सकता है क्या रेलवे वालों पे? नहीं, वो तो क्या कहेंगे, रेफर बैक टू द कंडीशन गिवन एट द बैक ऑफ द टिकट, कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ? तो वैसे भी अनाउंसमेंट सुना ही होगा, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, होता है कि नहीं होता है बताओ? तो वैसे भी वो तो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हैं, वो तो कहेंगे हमने तो पहले ही बता दिया था आपको। तो एक केस भी आया था मुकुल दत्ता बनाम इंडियन एयरलाइंस का,
उसमें यही चीज़ बोली गई थी कि जो टिकट के पीछे दी गई शर्तें हैं, माना जाएगा कि यात्रियों को इनकी जानकारी है और उन्हें स्वीकार करके ही वो क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? लिखो एक लिख, इसी के लिए इस पॉइंट को लिखवा दो। लिखो बस टिकट, बस टिकट, रेल टिकट, रेल टिकट या प्लेन टिकट, बस टिकट, रेल टिकट या प्लेन टिकट के पीछे दी गई शर्तें यह माना जाएगा कि यात्रियों को पता है, यात्रियों को पता है वह उन शर्तों को पढ़कर और समझकर, वह उन शर्तों को पढ़कर और समझकर ही यात्रा कर रहे हैं। एक लाइन में बोलूं, क्या बोलना चाहती हूँ? टिकट के पीछे दी गई शर्तें यात्रियों पर बाध्य होंगी। लिख लो चाहे तो, टिकट पे पीछे दी गई शर्तें यात्रियों पर बाध्य होंगी, मुकर नहीं सकते। टिकट के पीछे दी गई शर्तें यात्रियों पर बाध्य होंगी। ठीक है, और इसका केस आया था, ये आपका मुकुल दत्ता बनाम इंडियन एयरलाइंस। नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इंडियन एयरलाइंस के नोटिस बोर्ड पर कुछ शर्तें डिस्प्ले कर दी गई थी, तो बोला गया कि क्या ये शर्तें पता है क्या यात्रीगणों को? तो माना गया हाँ पता है। क्या दिया? उत्तर सकारात्मक है, मतलब ये माना गया कि भाई यात्रियों को इन चीज़ों की जानकारी है। ठीक है, अपन को याद नहीं करना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, कभी कोई प्रैक्टिकल बना ले तो, है ना। एक लॉन्ड्री वाला भी एग्जाम्पल आता है इसमें कि अपन अपने कपड़े डाले अपन ने लॉन्ड्री में, तो लॉन्ड्री वाला अपन को एक रसीद देता है, तो रसीद होता है ना, उसके पीछे लिखा हुआ है कि इतना किराया लगेगा। तो हम ये मानेंगे ना कि भाई जो ग्राहक है उसको पता है कि उसको कितने रुपए देने हैं, पीछे चार्जेस लिखे हुए हैं उस रसीद के, तो मानोगे ना कि भाई उसे पता है, यही माना जाएगा ना। बट पीछे दी गई शर्तें क्या होनी चाहिए? हमेशा उचित होनी चाहिए, अनुचित नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो एक लॉन्ड्री रिसिप्ट है, उसके पीछे लिखा हुआ है कि कल को आपकी कोई भी गारमेंट खो जाता है, आपके कपड़े खो जाते हैं, तो हम सिर्फ 15% कॉस्ट के लिए ही जिम्मेदार हैं। गलत है कि नहीं है बताओ? भाई अपन अपनी महंगी चीज़ें क्या होते हैं लॉन्ड्री में डाल रहे हैं, और वो तो अपना पल्ला झाड़ रहा है कि खो भी जाए तो हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ कितनी है? 15% की। तो गलत है कि नहीं है बताओ? तो इसमें बोला कि शर्तें कैसी होनी चाहिए, लेकिन उचित होनी चाहिए। ठीक है, लिख लो, ये चीज़ लिखवा रही हूँ। लॉन्ड्री रिसिप्ट, लॉन्ड्री रिसिप्ट, ये आगे लिखा हुआ भी है ऐसे यहाँ पे, वैसे मुझे इंग्लिश में लिखना आसान लगता है। लॉन्ड्री रिसिप्ट के पीछे दी गई शर्तें या लॉन्ड्री रसीद के पीछे दी गई शर्तें यह माना जाएगा कि ग्राहकों को संप्रेषित हो गई है, ग्राहकों को संप्रेषित हो गई है, मतलब कम्युनिकेट हो गई हैं, संप्रेषित हो गई हैं और उनकी गर्भित स्वीकृति है, और उनकी गर्भित स्वीकृति है। हम मानेंगे भाई उनको पता है और वो हाँ बोल रहे हैं, है ना। बशर्ते, बशर्ते यह शर्तें उचित होनी चाहिए,
यह शर्तें उचित होनी चाहिए। उचित होनी चाहिए। देखो एक तो पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया, लिली वाइट वाला ही केस है कि लॉन्ड्री वाला वॉशिंग के लिए मिले कपड़ों के लिए ग्राहक को रसीद देता है, रसीद के पीछे कुछ विशेष शर्तें लिखी हुई हैं, तो क्या मानेंगे कि इनका संवहन जो है वो ग्राहक को हो गया, यही मानेंगे ना। और उन्होंने अपनी क्या की है, गर्भित स्वीकृति दी है। फिर बोला ये शर्तें उचित होनी चाहिए, उसी के लिए वापस ये केस आया। देखो पी ने कुछ कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए डिलीवर किए, उसको इस शर्त के साथ ड्राई क्लीनर की रसीद मिली कि हानि की दशा में ग्राहक वस्तु के मूल्य की बाजार कीमत 15% का ही दावा कर सकता है। ये तो अनुचित है ना, ठीक है। निर्णय दिया गया शर्तें कैसी हैं, अनुचित है। पी को अधिकार है कि वो पूरी कीमत वसूल कर सकता है। क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। शर्तें कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। देख के पता चलेगा। देखो 15% दी है कॉस्ट, मतलब ये मान के चलो कि भाई जितने की कॉमोडिटी है अगर खो जाती है, अगर उस बंदे ने कुछ यूज़ कर लिया तो डेप्रीशिएशन अमाउंट हटा दो बस, बाकी तो उसको मिलना ही चाहिए ना। जैसे मान लो 5,000 रुपये की साड़ी है, थोड़ी पुरानी हो गई थी मान लो, तो भी हाँ ठीक है 500,000 मान लो भाई, कुछ तो ऐसे थोड़ी ना कि पूरा ही एकदम ही 15% कर दोगे उसको। हाँ 80-90% होना चाहिए जो भी वैल्यू है उसकी। नहीं चलेगा ना ये काम। इन्होंने क्या बोला, वो शर्तें कैसी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। ये अनुचित है, अनफेयर चीज़ों को अपन नहीं दे सकते ना। तो आप बोल रहे हो लॉन्ड्री में कपड़े डाल रहे, महंगे महंगे 5,000 की साड़ी डाल दी लॉन्ड्री में, और वो कहता भाई तुम्हें तो 15% के लिए जिम्मेदार हूँ, घर में ही धो लेते अगर इतना रिस्क उठाना होता तो। समझ आई बात की नहीं, बताओ तुम्हें खोने को क्यों देते। वो तो खुद ही रख लेगा ना, देगा ही नहीं ना, मार्केट में ही बेच देगा। तो ऐसी शर्तें जो होती है जो अनुचित हैं उनके लिए हम बाध्य नहीं है। आई थिंक समझ में आ गई चीज की नहीं, बताओ। ये एक अनुबंधों का प्रमाणित फॉर्म दे रखा है, अनुबंधों का मानक प्रारूप करके ये मैंने डलवाया है एमसीसी बुकलेट में। वो थोड़ा इजी पड़ेगी लैंग्वेज, वहां से करा देते हैं इसकी। एक ये क्वेश्चन नंबर 11 और कर लेना। अभी जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना ये केस लॉ, अभी जो पढ़ा था ना विशिष्ट शर्तों के समान संबंधित नियम, ये वो लॉन्ड्री वाला भी आ गया, टिकट की शर्तें भी आ गई शॉर्ट में, ठीक है। अब ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक और है जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए इस यूनिट में, वो है अनुबंध का मानक प्रारूप। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा पूछेगा, बट स्टिल एक आइडिया होना चाहिए कि अनुबंधों का मानक प्रारूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो कोई एक अपनी कॉपी देना, एक जना कोई भी एक कॉपी दे दो, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बना मेरे और आपके बीच में, तो होता क्या है बेटा, इसके अंदर अपन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं और लास्ट में हम दोनों पार्टीज के सिग्नेचर आ रहे होंगे। यही है हमारा अनुबंधों का मानक प्रारूप। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पक्षकार कुछ शर्तें लिखवा देते हैं रिटन में और पीछे क्या होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो ये अपना अनुबंधों का मानक प्रारूप है, इसको समझते हुए ये टॉपिक समझना है। अब मान लो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उसके अंदर 10-15 पन्नों के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा दी और लास्ट में आपके और मेरे दोनों के हस्ताक्षर आ रहे हैं। अब मैं इस अनुबंध को लागू कराना चाहती हूँ, करवा सकती हूँ ना आपके विरुद्ध। क्या आप ये कह करके बच पाओगे क्या कि मुझे तो शर्तों का आइडिया नहीं था, मैंने तो बिना पढ़े साइन कर दिया था? बच पाओगे क्या? नहीं बच पाओगे। तो मतलब अगर मैंने आपको 3 काम कर दिए, क्या किया, पूर्व उचित सूचना दे दी मैंने आपको, पहले से मैंने आपको बता दिया, उचित सूचना दे दी मैंने आपको, ठीक है। मतलब उचित सूचना, पूर्व उचित सूचना मतलब मैंने आपको हर चीज़ राइटिंग में पहले दे दी ना, उसके बाद आपने साइन किया है, तो मैं तो मानूंगी ना डीम्ड है कि आपने पढ़ के किया है। सही है कि नहीं, बताओ मुझे।
मैंने पूर्व उचित सूचना दे दी है तो फिर मैं इस अनुबंध को आपके खिलाफ लागू करवा सकती हूँ। लेकिन मान लो मैंने जो आपके साथ कांटेक्ट किया वो कटा हुआ है, फटा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, सही से आपको पता नहीं चल रहा कि लिखा हुआ क्या है, तो आप बाध्य नहीं हो। सही फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कोई बाध्यकारी अनुबंध नहीं बनेगा अगर पूर्व उचित सूचना नहीं दी गई है। गलत तरीके से करवाए हैं सिग्नेचर, फ्रॉड का मामला है तो प्रूव करो। प्रूव तो करना पड़ता है हमेशा, किसको? पीड़ित पक्षकार को, जिसके साथ गलत हुआ है, कि भाई तुम्हें कैसे मजबूर करके, तुम्हारे साथ क्या धोखा किया बताओ, कोर्ट में प्रूव करो पहले। तो यहाँ पर क्या लिखा है ये देखो, यह निश्चित है कि अनुबंध का मानक प्रारूप अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लागू करवाया जा सकता है जिसे प्रपत्र की जानकारी नहीं है, परंतु जो पक्षकार इसे लागू करवाना चाहता है उसने प्रपत्र के विवरण की उचित सूचना या जानकारी दे दी है। अब यहाँ एक वर्ड और यूज कर लेना, पूर्व उचित सूचना या जानकारी दे दी है। पहले देनी होती है, बाद में देने का कोई मतलब ही नहीं है। सूचना कब देनी है? पहले देनी है। अच्छा ये देखो, जिसे प्रपत्र की जानकारी नहीं है, क्या ये करके आप लोग बच सकते हो क्या कि हमने तो इसे पढ़ा नहीं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में टेस्ट में हर चीज़ लिखी हुई है, तो क्या माना जाएगा कि आपको इसे पढ़ लिया आपने। तो आगे दिया, परंतु स्वीकृता पर अनुबंधात्मक दायित्व नहीं होंगे यदि प्रपत्र द्वारा उचित सूचना प्राप्त नहीं होती। कटा हुआ है, फटा हुआ है, प्रिंटिंग सही नहीं है, तो आप बाध्य नहीं हो। पूर्व उचित सूचना होनी चाहिए ना। मैंने आपको जो सूचना दी है, अनुबंध दिया है, वो सही प्रिंटिंग नहीं है उसकी, उसमें आपको पढ़ने में ही नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से लग रहा है कि मैं उसे 10% भी इंटरप्रेट कर सकती हूँ, 18% भी कर सकती हूँ। आपने 10% कर लिया तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग सही नहीं थी। आगे क्या बोला, उदाहरण, एक ट्रांसपोर्ट वाला था, एक एग्जाम्पल से समझो। ए ने एक ट्रांसपोर्ट वाले को सामान दिया और बोला ये सामान जो है ना बी के पास पहुंचा दो। ए है सपोज करो जयपुर में और बी है हमारा दिल्ली में। ट्रांसपोर्ट के वाले के साथ कांटेक्ट किया इसने कि ये ट्रांसपोर्ट वाला क्या करेगा, सामान पहुंचाएगा जयपुर से दिल्ली, बदले में इसको ये हम पैसे देने वाले हैं। अब ट्रांसपोर्ट वाला इसे स्वीकार कर लेता है और रेडी हो जाता है। कुछ दिन बाद में एक सर्कुलर जारी कर देता है, बाद में, पहले नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद में एक सर्कुलर जारी कर देता है कि मेरे दायित्व सीमित है, कल को तुम्हारा सामान खो जाता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब ये गलत है कि नहीं है ये बताओ मुझे भाई। अगर ऐसा कुछ था कि तुझे दायित्व नहीं उठाने थे तो पहले से मुझे बताना चाहिए था, फिर मैं सोचती कि मुझे गुड्स तुझे देने हैं या नहीं देने। पूर्व सूचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह सूचना कैसे दी गई है? बाद में, इसलिए इससे बाध्य नहीं है। क्या पढ़ा, एक परिवहन वाले ने माल बिना किसी शर्त के सुपुर्दगी के लिए स्वीकार किया। जब स्वीकार किया तब कोई शर्त नहीं लगाई है, ठीक है। बाद में उसने अपने दायित्वों को सीमित करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया, ये तो गलत है। क्या बोला, निर्णय दिया गया कि स्वामी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि उसे विशेष शर्तों की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। केस का नाम है रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम घनश्याम। रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम घनश्याम। सिर्फ एक रीडिंग लगानी है, एग्जाम में आए मुश्किल है, पर आपके बुक में ऐसा एक टॉपिक है तो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा आपको कुछ भी लेने की फर्स्ट यूनिट में ज़रूरत नहीं। हो जाएगा क्या बताओ मुझे? कर लोगे यूनिट 1? यूनिट 1 आपको यहाँ तक लेनी है और उसके बाद में कल मुझे याद दिला देना। एक तो काम बेटा ये करेंगे, मैं आपको केसेस का नाम बताऊंगी, उनका एक चार्ट बना लेना जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रेगुलरली काम आ रहे हैं यूनिट 1 में। और एक बार बुक से गो थ्रू भी करा दूंगी कि कोई टॉपिक अपना बचा तो नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अपने उसके बाद में यूनिट नंबर 3 लेंगे। फर्स्ट और थर्ड लिंक्ड है। थर्ड का नाम ही क्या है? वैधानुबंध के आवश्यक तत्व, जो अपने यूनिट 1 में अपन ने शॉर्ट में पढ़े थे, धारा 10 वाले, वही डिटेल में आएंगे। तो फर्स्ट के बाद पहले एक बार तो थर्ड लेंगे, उसके बाद में फिर सेकंड लेंगे। और जो हमारे पहले टेस्ट लगेगा, सबसे पहला टेस्ट लगेगा, उसका सिलेबस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट होता है। एडवांस में बता रही हूँ। जो यहाँ के क्लास टेस्ट लगेंगे ना, तो उसमें जो पहला टेस्ट लगता है ना, उसका सिलेबस होता है यूनिट नंबर 1, 2, 3, ब्लॉक 1, ठीक है। तो इतना तो आता ही है मतलब। चलो फिर आज यहाँ तक की क्लास वाइंड अप करते हैं अपन, कल ये अच्छे से अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कोई क्वेरी है क्या? बताना बेटा। नमन, अभी कोई टेस्ट का सिनेरियो नहीं है, अभी तो अपना कोर्स स्टार्ट हुआ है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ होता है, तो
यूजुअली 1 to 3 यूनिट का होता है पहला टेस्ट। अभी तो उन लोगों का अनाउंस हुआ है जो पहले वाले बैचेस हैं, 2 और 5, ठीक है, उनको होगा टेस्ट। फिर भी कब तक, जब आपकी ये मान लो सेकेंड यूनिट भी खत्म हो जाए, थर्ड बड़ी है, थर्ड भी खत्म होगी, सेकेंड भी खत्म होगी उसके बाद, पर आप तैयारी रखना अपने लेवल पे, ठीक है। तो और किसी की कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे बेटा। पायल कोई क्वेरी है बेटा? जल्दी तो बेटा, बैच स्टार्ट ही अभी हुआ है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। बैच क्या मतलब, मेरा तो सब्जेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, दैट यू नो, बट हाँ मेरे भी आप पे लेट कभी नहीं होगा, मेरा सिलेबस ऑन टाइम होगा, ठीक है। चलो क्या तुम्हारे वाले बैच को हुए, मेरी क्लासेस देख लेना, मेरी क्लासेस जब हुई है ना आपके टाइम पे कोर्स होगा, अपना टाइम पे होगा, वो चिंता मत करना। मेरे में आपको दिक्कत नहीं है, अभी ऐसा नहीं होगा लॉ का कोर्स पूरा नहीं हुआ इस वजह से तुम्हारे से टेस्ट रुक रहा है, ऐसा नहीं होगा। देखो दोनों चीज़ों के फायदे भी हैं बेटा, नुकसान भी है। एक होता है लेटेस्ट पढ़ा हुआ होता है, भूल जाते हैं